चलो बेटा ठीक हो गया। अब हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा। हाँ? चलो बेटा, अब काफ़ी समय खराब हो गया। चलो अब डायरेक्ट किस पर आते हैं, क्वेश्चन पर। कल क्या चल रहा था? राधे कृष्ण। एग्जाम्पल नंबर 5 पूरा हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 5 से आगे की बात करते हैं। अब क्या हो गया, दोबारा हो गया क्या? गुरुजी ने मारे हो, राम राम। अरे नालायक, ये हेमंत, ये तो आज ही आया, ये नया है कोई? नहीं, या ऑनलाइन तो भाई ऐसा पहली बार ही आया है। चलो सर, ऑफलाइन वाला है। हाँ बेटा, ये पता चल गया, ऑनलाइन के तो तरीके नहीं जानते। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन आज बेटा वैसे ही 15 मिनट खराब हो गए, तो भावनाओं में बहने की आवश्यकता है नहीं। वापस तो आज मुद्दे पर ही रहो, वरना वैसे ही बह आ गए। अब थोड़ा बहुत बचा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। 5 तो हमने कर ही लिया था, और मैंने शायद आप लोगों को कहा था कि आप लोग रिवाइज करके आइएगा रिटर्न में। शायद आप लोगों के पास समय रहा होगा और आप लोगों ने ऐसा किया होगा। ठीक है, ये किसने बंद कर दिया? तो बेटा अब ये चलने मत देना फिर। अब चलो आ जाओ यार, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कुछ और हो उससे पहले क्वेश्चन हो जाए बस। एग्जाम्पल नंबर 6। ऑन 1 अप्रैल, ये ऑन नहीं हो सकता क्या? एक बार बंद करके देखना, दोबारा ऑन करना। ऑन 1 अप्रैल 2011, सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बेटा ढंग से रीड करना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 16 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है। On 1st April 2011, Sundar had 25,000 equity share of X Limited at a book value 15 per share. Nominal value 10 रुपए है। On June 11, he purchased another 5,000 shares of company 16. The director of the X Limited announced a bonus and right. No dividend was payable on the issues. क्वेश्चन ने साफ बोल दिया, इन पर क्या नहीं दिया जाएगा। The terms of issues as follows: bonus basis 1:6, तो 1/6 हो गया। ठीक है, ये डेट दे रखी है। राइट 3:7 एट द रेट ऑफ ₹15। अब बेटा आप ये मत समझना कि ये देखो 31 अगस्त को प्रोवाइड किया गया। अब जैसे कल आप पूछ रहे थे, जैसे स्टार्टिंग में शेयर की वैल्यू कितनी है, 15 और 16, तो उससे कोई लेना देना है नहीं भाई साहब। आज की वैल्यू का कल की वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं होता। अरे आज किसी कंपनी का शेयर आप देखते नहीं शेयर मार्केट में डेली, बेटा आज शेयर 400 रुपये का, कल 300 रुपये का रह गया। तो आज की वैल्यू का कल की वैल्यू से रिलेशन नहीं रहता। तो हम तो 3-4 महीने बाद की बात कर रहे हैं। ड्यू डेट्स ऑफ द पेमेंट September 11। शेयर होल्डर वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल एंड और पार्ट। Accordingly, Sundar sold 33.33% of his entitlement to the shaker for a consideration of ₹2 per share. ये राइट शेयर की बात कर रहे हैं। डिविडेंड्स, पहली बार बताओ क्या है हमारे डिस्कशन में? डिविडेंड्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 at the rate of 20% was declared by the X Limited and received by the Sundar on 31st October 11. Dividend for the shares acquired by him on
June 2011 are to be adjusted against the cost of the purchase। तो ये जो पैरा है, 3 लाइन का ये जो पैरा है, ये बेटा किस से रिलेटेड है? तो ये तो मैंने अभी तक बताया नहीं है, ये तो अभी पेंडिंग रखते हैं। On 15th November 2011, Sundar sold 25,000 equity shares at a premium 5 per share. You are required to prepare books of Sundar investment and P&L account for your exercise. Assume that the books are closed on 31st December 11 and shares are revalued at cost, average cost पर। तो मुझे ये बताओ कहाँ तक का, मुझे बताओ कहाँ तक का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो? डिविडेंड से पहले तक का, ठीक है ना बेटा? जल्दी से स्टार्ट कर दो। डिविडेंड से पहले का पॉइंट सारा आप लोग खुद टैकल करोगे, मैं कुछ नहीं बता रहा। मैं आपसे 10 मिनट बाद मिलूंगा, ठीक है ना? और आप लोग ही फिर मुझे वहां तक पहुंचाओगे, राइट इशू तक का आप लोग बिल्कुल बेटा, ठीक है? राइट इशू तक का आप लोग हैंडल कर पाओगे जल्दी से। प्रॉपर वर्किंग नोट, प्रॉपर वर्किंग। अब जल्दबाजी का मतलब ये नहीं कि आप उल्टा सीधा लिख दो, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली काम। अच्छा बेटा, दिक्कत आया तो पूछ लेना, है ना? कोई भी आपको लगता है राइट इशू तक भी दिक्कत आ रही है तो पूछ। बाकी वहां तक तो मुझे लगता है आप लोग टैकल कर। कोई भी ये नहीं कि वर्किंग लोग लास्ट में बनाएंगे, सब बेटा सिस्टम से काम करेंगे। एक एक चीज लिखोगे और उसके बाद आगे जाओगे हर चीज को कंप्लीट करके। कई बार बच्चा क्या करता है, कैलकुलेटर पर राइट सब टैकल कर लेता है, वर्किंग नोट बाद में बनाता है। बोनस वर्किंग नोट उसको लिखो, राइट वर्किंग नोट फिर उसको लिखो। तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं लिखना है।
मैंने आपसे क्लियर कट कह दिया था भाई साहब, ऐसा कोई सीन आएगा ही नहीं जिसमें रिजेक्शन का। तो आपको बस अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं, मान कर चलो हमेशा क्या होगा, सब्सक्राइब होगा प्लस सेल होगा बस। तो बोल रहा है 1/3 उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इनडायरेक्टली स्पीकिंग 2/3 सब्सक्राइब कर लिया। क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो बेटा क्वेश्चन पेंशन करेगा, वो सिचुएशन आप अज्यूम नहीं कर सकते। अगर बेटा आप लोग रिटन प्रैक्टिस करके आए होंगे तो बिल्कुल कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये एक वर्किंग नोट और ये दो वर्किंग नोट हो गया। देख लो आप कितनी तेजी से, आप लोग पता है मुझे बार बार बोल रहे थे सर इतने सारे वर्किंग नोट है क्या होगा ये होगा, अब देख लो आप स्पीड देख लो। अरे स्पीड किसका परिणाम है, रिटन प्रैक्टिस का। बेटा स्पीड को कभी भी आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि साहब हमारी स्पीड नहीं आ रही, जितना लिख कर करोगे उतना स्पीड अपने आप आएगी। स्पीड का कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। चलो अभी कुछ लिख रहे हैं, जल्दी से बेटा निपटाओ इसे, बाकी काफी होगा तो हो चुका। हो गया। तो हाँ बेटा वो तो जो कल लिखवाया था वो तो लिखना ही लिखना है, जो मैंने कल लिखवाया एज पर पैरा 13 AS 13। हाँ वो अगर आप भूल जाओ पैरा वैरा तो कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो एज पर AS 13 बस। चलो बच्चों मुझे लगता है सबका हो गया होगा। बेटा जो रिटन प्रैक्टिस करके आया होगा और ईमानदारी से जिसने नहीं की होगी वही केवल अभी तक लिख रहा है बैठा बैठा बस। चलो अब मुझे ये बताइए आप लोग, मैंने क्या इसमें बनाया बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ इतना समय जो लगा रहे, हालांकि आधी से ज्यादा क्लास लिख के बैठ चुकी, मैं उनसे बात नहीं कर रहा, जो लिख रहे हैं अभी वो इसका मतलब कल कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करके आए, या तो देख लिया होगा उन्होंने कि जिन्होंने रिटर्न में किया उसके तो रिजल्ट सामने है, सब लिख के बैठे। यार मेरा पता दो काम है, एक तो अंडरस्टैंडिंग लाना और दूसरा सेटल कर देना दिमाग में। और सेटलमेंट किससे होगा, अंडरस्टैंडिंग बेटा बहुत ज्यादा काम करेगी नहीं। अरे अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप सोच सोच के लिख रहे हो, समय लगा रहे हो, तो फिर कोई सेंस नहीं निकलता ना उसका। आप 3 घंटे का पेपर तो 3 घंटे में देकर आना है हमको, तो आपको लिखना आना चाहिए। जल्दी से बोलो, सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 11 बताओ क्या किया, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कितना, ये लो 25 है। यार वो बाहर सुन क्या नाम है? हेमंत बाहर वो भी है, उनको बोलना है के बारे में क्या हो रहा है। 3,75,000 डिविडेंड की बात तो मैंने कहा जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा मतलब ही नहीं। आगे चलो फटाफट टू, ये कौन सी डेट है, June 11 टू बैंक। क्या वर्किंग नोट लगाऊं क्या, कोई मतलब ही नहीं, कोई ब्रोकरेज की कमीशन है ही नहीं, 5,000। चलो 80,080 कैश। द डायरेक्टर एक्स अनाउंस राइट एंड बोला राइट और बोनस अनाउंस किया, और इन पर क्या नहीं दिया जाएगा, डिविडेंड। अब भैया राइट और बोनस पर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, बात खत्म। बोनस तो जल्दी से बोलो, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना, बोनस। तो ये आ गया बोनस शेयर्स किसको दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग कितने हैं, 30,000 शेयर इंटू कितना हो गया, तो ये आपका 16 अगस्त 11 टू बोनस बोनस शेयर 5,000 कैश कैश। बोलो आ गया समझ में, ये कहानी भी खत्म। अगला बोलो राइट इशू,
तो राइट किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग को। किसको मिलता है? कंसेशन को। तो ये आपका राइट इशू। मैंने इसमें भी आपको बताया था सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितने हमें ऑफर्ड किए गए। तो हमारे पास 35,000 3 बाय ये ऑफर किए गए। बताओ सब्सक्राइब हाँ कितना हो गया? 10,000 शेयर और आ गया 2/3। और मैंने कहा था जितना बिक गया उसका बचा हुआ खरीद लिया। सर कहाँ लिखा हुआ बेटा? यही होता है हमेशा। कभी भी आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कुछ किया नहीं, क्योंकि फिर उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट, एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 15 फॉर रुपीज 1,50,000। तो बताओ इसकी तो मैं क्या डाल दूँ? 38 सितंबर 11 टू बैंक। इसकी तो आप एक एंट्री डाल दो। कितने शेयर? 10,000 शेयर 1,50,000। डिविडेंड की बात होगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट बोलो। सोल्ड 5,000 शेयर्स। हाँ 1/3 ब्रैकेट में इंडिकेशन के लिए लिख दिया करो एट द रेट ऑफ रुपीज। ये बेच दिया हमने। बेचने से कितने आए? 10,000। क्या ये इन्वेस्टमेंट में आएगा? ये इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। तो बताओ मैं क्या लगाऊंगा? ये नो। इसको तेज तो करते हैं नोट। ये तो पहले तो तेज चला। घुमा दे एक बार अच्छी तरह से। सही चला। नोट बताओ ये 10,000 सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू क्रेडिट टू P&L अकाउंट एज पर पैरा 13 ऑफ कहानी आया समझ में? यहाँ तक तो सबने लिख लिया होगा, इतना कुछ लिखना था तो ये। अच्छा एक बात और है, अब ये खाली लिख नहीं पा रहे, आप तेजी से भी लिख पा रहे हो, है क्या? कोई हमें प्रॉब्लम आ नहीं रही है। ये सारी चीजें लिखनी है आपको। हाँ आप ये हो सकता है कि अगर ये पैरा वैरा भूल जाओ तो मत लिखना बेटा। पैरा तभी लिखोगे जब पैरा सही याद होगा। अगर गलत ये लिख दिया ना आपने, ध्यान रखना नंबर कट जाते थे। नहीं लिखने पर नंबर मिलते भी नहीं और कटते भी नहीं, लेकिन गलत कोड करने पर कट जाता है। नेक्स्ट, तो ये बताओ अब ये पैरा क्या होता है? जब एएस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब पैरा का मतलब ये है कि जैसे एएस के बारे में 10 बातें बोलनी है तो उन्होंने क्या बना रखी है? कुछ लाइन, 10 लाइन बना रखी है। 10 स्टेटमेंट्स देने। तो बेटा जो 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट ऐसे 10 स्टेटमेंट दे दिए। मान लो पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर उनको 10 स्टेटमेंट देने थे, 10 दे दिए। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या बोला? पैरा 1, फिर पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, इस तरह से उन्होंने बोला हुआ है। तो ये आपका हो गया, कहानी खत्म। अब बताओ हम घूम फिर कर आ कहाँ गए? डिविडेंड। अब केवल और केवल डिविडेंड बाकी है। डिविडेंड। अब आ जाओ डिविडेंड वाले पॉइंट पर। बाकी तो सब हो गया, इसके हमारा सारा काम हमारा डिविडेंड। तो हमने राइट को टैकल करना सीख लिया, बोनस को टैकल करना सीख लिया, और अब डिविडेंड किस तरह से डील किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। डिविडेंड कंपनी किसको देगी बताओ? जो कंपनी का शेयर होल्डर है। ये बोल रहा है डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11। अच्छा ये जो आपका है ये किस साल के लिए बन रहा है? 2000। ये कब बन रहा है? ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन रहा है 31 मार्च 2000, तो सॉरी 12 को बन रहा है। 2011-12 का है ना। 31 मार्च 2012। और ये बताओ ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 अप्रैल 11, 31 मार्च 2000। ये हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? बोलो करंट ईयर है। अच्छा मुझे बताओ डिविडेंड का मतलब क्या है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। भाई डिविडेंड मींस व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटना, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एक ही आदमी की जेब में जाता है।
पार्टनरशिप के 2-3 लोगों की, लेकिन कंपनी के केस में बहुत सारे लोगों की। तो कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट दे रही है। तो ये बताओ कंपनी ने करंट ईयर में प्रॉफिट कौन सा दिया? लास्ट ईयर। भाई प्रॉफिट इस साल कौन सा कमा लिया? इस साल का प्रॉफिट कितना कमाया कब पता चलेगा? जब ये साल खत्म होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगे, तो इस साल का प्रॉफिट तो कंपनी को भी पता ही नहीं। तो बताओ कंपनी ने प्रॉफिट कौन सा बांटा? और आप इतना तो समझते हो, लॉ में आपने पढ़ा होगा, करंट ईयर में प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का डिविडेंड देती है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर। और बेटा क्वेश्चन में बोला हुआ है, मैं अजम्पशन की बात नहीं कर रहा। 1 अप्रैल 2010, 31 मार्च 2011। बोलो आ गया समझ में? ये बताओ ये कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। और बताओ क्या बोल रहा है, पढ़ो पहली लाइन। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11। अरे जा रहा दिमाग में। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11, यानी पिछले साल का डिविडेंड 20% बताओ डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31 अक्टूबर। समझ में आ गया? यहाँ कंपनी ने यहाँ कहीं, बताओ कंपनी ने यहाँ कहीं क्या किया होगा? डिक्लेयर किया होगा। आपको इतना तो आइडिया होगा बेटा, पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ क्या ट्रेडिंग पी&एल या पी&एल बैलेंस शीट 31 मार्च को बन गए होंगे क्या? कहाँ बन पाते यार। हम एक सवाल करने में हमारी हालत खराब हो जाती है। तो जो कंपनी के पास तो 365 दिन का डेटा है, 365 डेज का डेटा एनालिसिस करना है, 50 काम कर रहे हैं, तब जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होते हैं। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। तो ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2010-11 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ क्लोज होगा, क्या ये 31 मार्च को बन जाएगा? नहीं बनेगा। बताओ कहाँ बनेगा? बेटा नेक्स्ट ईयर में 1-2-3 महीने में कहीं बन के तैयार होता है, समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो समय लगेगा। तो यहाँ कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो यहाँ बताओ फिर क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? कहीं देखते हैं भाई कितना प्रॉफिट है और फ्यूचर की हमारी प्लानिंग्स क्या है, कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते, डिक्लेरेशन देते हैं। और क्या डिक्लेयर करते ही कंपनी बांट देती है क्या? नहीं, फिर वो एजीएम में जाता है, फिर एजीएम में बताओ वो डिविडेंड अप्रूव्ड होता है, उसके बाद वो कंपनी की लायबिलिटी बनता है। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या बोल दिया, 20% लिखा है इसमें, 20% हम डिविडेंड देंगे, तो क्या कंपनी देगी क्या? नहीं, कोई पता नहीं देगी या नहीं देगी, क्योंकि वो 20% अभी जाएगा कहाँ? एजीएम में जाएगा। अरे मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ में आ गया? तो ये लॉ की बातें चल रही है, अकाउंट्स की बातें नहीं। तो ये प्रोसेस होता है। तो पिछले साल का डिविडेंड, पिछले साल का प्रॉफिट कंपनी कहीं करंट ईयर में आइडेंटिफाई करती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंसमेंट करते हैं, और उसके बाद वो कहीं एजीएम में जाकर अप्रूव्ड होने के बाद कंपनी के लिए लायबिलिटी बनता है, उससे पहले वो लायबिलिटी। और क्वेश्चन ने साफ कह दिया कि इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे किया गया, और क्लाइंट ने बताओ कहां रिसीव किया? 31 अक्टूबर को रिसीव किया। सारी बात समझ में? ये एक बेसिक बात है। अब हम हमारे मुद्दे पर आते हैं कि हमारा इससे कंसर्न क्या था। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, हालांकि फॉर्मेलिटी है, क्लियर है ना सबका? ये वाला पॉइंट क्लियर है ना? कंपनी करंट ईयर में पिछले साल का देगी, ठीक है ना, डिविडेंड। और कब देगी, कैसे देगी, मैंने कहा अनाउंसमेंट होता है, फिर वो अप्रूवल पर सारी प्रोसेस समझा दी। अब क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट कर। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड दिया, तो ये लास्ट ईयर है, ये आपका करंट ईयर। इस करंट ईयर में कंपनी ने यहाँ डिविडेंड दिया अक्टूबर में, 10 अक्टूबर, यहाँ डिविडेंड 31 अक्टूबर 2011। बताओ कितना परसेंट मिला? 20%। आ गया समझ में? अब मुझे बताओ सारे बच्चे सोचकर किस पर मिला होगा। मैं, अच्छा डिविडेंड दिया किसको जाता है? शेयर होल्डर्स को। क्या मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ? हाँ। मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स कितने हैं? 25,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000। ध्यान है ना, इस पर डिविडेंड, इस पर क्यों? क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है।
ये देखो बैठा ही नहीं आ रहा हल। नहीं ये कल भी हो रहा था, अपने आप स्टार्ट हो रहा था, अपने आप बंद हो रहा था, जैसे अभी नीचे नहीं हो रहा था वहां पर ऐसे। अच्छा अपने आप ही। नेक्स्ट। तो बेटा ये बताओ मुझे बोनस पर और राइट पर नहीं मिलेगा। अरे दे दे जवाब दे दे। क्या पूछ पूछ। हम्म, यार मैंने तो कुछ अभी बताया ही नहीं। चुप कहाँ बैठे तो कोई। तो आपके भी दिमाग में बेटा कुछ आना नहीं चाहिए। ये बताओ एक एक पॉइंट पर मैं बात पूरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। बोनस पर पूरी बात की, आपको नहीं आया कन्फ्यूजन। राइट उस पर राइट पर पूरी बात की। क्यों लगाते हो दिमाग। जो चीज है ही नहीं और उसको यूज और करना है, दिक्कत तो वही आती है। कुछ तो यूज ही नहीं कर रहे, कुछ बोल रहे हैं हमें तो भाई साहब कोई लेना देना है नहीं। जो ये आदमी बता देगा ये संत आदमी है, भगवान का नाम लेता है, आती जो बता देगा वो सही। ये सच बोलता है, सच के सिवा हालांकि मैं गीता पे हाथ नहीं रखता, लेकिन भगवान का नाम लेता हूँ जिन्होंने गीता कही है। तो कुछ को भरोसा है, हिल डुल ही नहीं रहे। मजा ले इधर से उधर उधर टस से मत। और बाकी पूरी क्लास संसद बनी हुई है, इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है, उसमें वो उधर से रुक जाओ ना भाई, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में थॉट आ भी कैसे सकती है जब तक मैं बोल रहा हूँ। मैं एक बार मेरी बात कंप्लीट करूँ। मैं मेरी बात कंप्लीट करूँ उसके बाद बहस करना ना बेटा, और बहस भी आपस में करना, पूछ लेना। वो बोल रहा है अरे तू वो दो रहा है, दो दे रहा है वो। भाई वॉल्यूम कंट्रोल में रखा करो। वो बेचारा अपने प्यार से रेस्पेक्ट देकर बोल रहा है और तू लठ लेके तैयार बेटा। हरियाणा का है क्या। नहीं भरतपुर, भरतपुर की तो यार ढंग से बोलते हैं भरतपुर। क्या बेटा मैं तो बहुत सारे फंक्शनों में गया हूँ भरतपुर। नहीं नहीं मैं रहकर भी आया हूँ। वो जो नहर नहीं है वहाँ खूब वहाँ रहे हैं, वहाँ काफी यार दोस्त हैं, काफी कुछ लोग जानकार भी रहते हैं, वहाँ रुका हुआ भी। बेटा मैं जिनके साथ घूमता हूँ ना, शायद हो सकता है वही। तो सब लोग तमीज है तहजीब में, ऐसा कुछ नहीं है यार, सब बढ़िया है। नेक्स्ट चलो वापस आते हैं। अब पहले मुझे कंप्लीट करना, तो अपने थॉट अपने पास रखो अभी। हाँ एक बार जब मेरी बात कंप्लीट हो जाए तो बेटा आप आ जाना मुद्दे पर, क्योंकि मैं क्या ना सिस्टमेटिक चल रहा हूँ, आप इधर उधर भटक रहे हो और फिर नहीं कवर हो तो लास्ट में पूछ लेना सब, ये लाइन समझा। देखो हम लोग बात कर रहे हैं डिविडेंड का। मैंने एक बेसिक फंडा बताया, डिविडेंड किस पर नहीं मिलेगा। अच्छा क्यों नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है। चलो आगे। बाई चांस मेंशन नहीं होता तो भी नहीं मिलेगा। बेटा वो बोलना, एक एक बात पर चल रहे हैं ना आप, टेक योर टाइम। हम डिविडेंड को पूरा समय लेंगे, आज नहीं हुई तो कल भी बात पूरी करेंगे। लेकिन ये है ना जैसे हमने बोनस पर लंबा समय लगाया, राइट पर लगाया, डिविडेंड पर भी। जब डिविडेंड पूरा हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये बोल रहा है तो मोस्ट वेलकम, तब तो कोई ऑब्जेक्शन करने वाला सवाल मतलब ही नहीं है, आप वो इग्नोर करके आगे चल रहे हैं। लेकिन बाई चांस नहीं बोलता तो भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता। हाँ बेटा ध्यान रखना, बोनस और राइट इश्यूज हैं करंट ईयर के।
ये जब करंट ईयर, और मैं कौन से डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। और डिविडेंड किसको दिया जाएगा, जो कंपनी ने शेयर इशू कर रखे। अरे वही तो मालिक थे उस समय, अगर कोई नए मालिक आए तो बेटा उनको तो फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा। मान लो मैंने पिछले साल आपसे 10 लाख रुपए ले रखे थे, मैंने कहा साहब मैं एनुअल आपको इंटरेस्ट देने आऊंगा 12%, तो बताओ 10 लाख का 12% 1,20,000 हुआ। अगले साल मैं आपके पास अक्टूबर में इंटरेस्ट देने आया, किसका, उसका जो मैंने प्रिंसिपल ले रखा था पिछले साल। और बेटा मैंने करंट ईयर में आपसे छोटे छोटे से 2 लोन और ले लिए थे बीच बीच में, करंट ईयर में 2 लोन और मैं आपको बताओ इंटरेस्ट कब देने आता हूँ, एनुअली, इंटरेस्ट एनुअली। तो बताओ जो मैं इंटरेस्ट देने आऊंगा वो, अरे पिछले साल के लोन का ही तो होगा। अगर करंट ईयर में कोई लोन लिए तो उनका इंटरेस्ट प्लस पिछले साल जो आप मतलब टोटल का इंटरेस्ट अगले साल दे दूंगा। तो ध्यान रखना ये बोनस, और ये इसमें तो बोल तो रहा है, नहीं बोलेगा तो भी आप बोनस और राइट पर लास्ट ईयर का डिविडेंड कभी नहीं दोगे, क्योंकि उस पर वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है। क्योंकि बोनस और राइट बताओ क्या है, करंट ईयर के इश्यूज हैं जिस पर डिविडेंड नेक्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट होगा। करंट ईयर में कंपनी जितने भी शेयर देगी, जितने भी नए मालिक बनाएगी उनको अगले, क्योंकि मैंने कहा ना इस साल का डिविडेंड अगले साल, भाई इस साल कितना कमाया हमें क्या पता, वो कैलकुलेट करेगी, डिक्लेयर करेगी, एजीएम में जाएगा तब जाके कुछ होगा, तो अगले साल आएगा इसका डिविडेंड। क्या एक बात क्लियर, चलो आगे। अगर मेंशन है तो भी, नहीं है तो भी, बेटा ये दो तो एलिजिबल है ही नहीं। अब बचे कितने, तो क्या 25,000 और 5,000 दोनों पर मिलेगा क्या, बोलो, यस बेटा दोनों पर मिलेगा। अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, कई बच्चों को, सर इस पर क्यों मिल रहा है। बेटा ध्यान रखना ये कंपनी ने इशू नहीं किए, ये ऑलरेडी इशूड थे, बाजार में पड़े थे, आपने किसी आदमी से बाजार से उठा लिए। बोलो आ गया समझ में। तो मुझे बताओ यहां पर डिविडेंड कितने का मिलेगा, 30,000 पर, सॉरी आप ये तो फेस वैल्यू नहीं है ना, तो 30,000 इंटू डिविडेंड हमेशा किस पर मिलता है, यानी रिटर्न, चाहे वो रिटर्न का नाम बेटा कुछ भी रख दो, इंटरेस्ट या डिविडेंड, वो हमेशा किस पर आती है, फेस वैल्यू पर आती है। तो इंटू 20%, बोलो कितना है, 60,000, 6, ये आपका क्या आ गया, डिविडेंड। बताओ आपकी जेब में कितना आया, 60,000 रुपए आ गए। यहां तक सबका क्लियर। तो अब मैंने दो बातें बताई, एक बोनस राइट पर मेंशन हो या नहीं हो नहीं मिलेगा, दूसरी बात फेस वैल्यू पर मिलेगा, जो मेरे पास होल्डिंग है, तो जो होल्डिंग है बेटा उसका मैंने फेस वैल्यू का ले लिया। बोलो क्लियर हो गया आपका। ऑनलाइन वाले बच्चों यहां तक तो क्लियर है ना बेटा, मैं आगे की अब कुछ बात कर रहा हूँ अलग से, वाई इंटू करो फटाफट, यहां तक क्लियर है तो, और कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी बात आज पेंडिंग रह जाएगी तो कल दोबारा आगे कर लेंगे। अब बात आती है, अगर बेटा ये 60,000 मुझे मिले तो बताओ एंट्री क्या बनी, भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे इनकम ही तो है। तो यहां पर बताओ 31 अक्टूबर 2011 बाय, बोलो कितने रुपए, ये नंबर, ये कॉस्ट और ये डिविडेंड, 60,000। बेटा यहाँ 60,000 अभी नहीं, अब उस पैरा को पूरा पढ़ो एक बार दोबारा, क्या लिखा, हाँ क्या लिखा हुआ पढ़ो एक बार। ये बोल रहा है डिविडेंड फॉर द शेयर एक्वायर्ड बाय द कंपनी जून 2011, पता है किसकी बात कर रहा है, ये बोल रहा है इसकी, टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट, इसका जो डिविडेंड मिला है ना वो कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट करो, यानी उसे क्या मत मानो, इनकम मत मानो, साफ मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है, क्वेश्चन, और क्वेश्चन किसके ब्याह पर मना कर रहा है, AS13 के ब्याह पर। AS13 बोलता है क्यों, अब सुनो आप, देखो AS13 क्या बोल रहा है बेटा, AS13 एक सिंपल सी कहानी आपको सुना, वो बोल रहा है भाई साहब ये बताओ, ये दो तो एलिजिबल है ही नहीं, इनमें तो दिमाग नहीं लगाना, डिविडेंड किस साल का है, पिछले साल का है, ये दोनों शेयर पर मिल तो रहा है आपको, बताओ इसमें से पिछले साल शेयर कितने, अरे 25,000 शेयर ही तो थे पिछले साल, 25,000 शेयर ही तो थे। बताओ मैंने पिछले साल 25,000 शेयर में इन्वेस्ट क्यों किया, तो मुझे इनकम चाहिए थी, समझ में आया। तो ये बेटा ये मेरा इन्वेस्टमेंट है,
ये बताओ ये करंट ईयर में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? अगर ये मेरा लास्ट ईयर था, जब ये करंट ईयर था, तब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना था? 25,000 शेयर में ही तो था। और मेरी उम्मीद क्या थी? इस पर इनकम आनी चाहिए, और मुझे पता था इस करंट ईयर की इनकम अगले साल आएगी। बोलो आ गया समझ में? इसकी इनकम अगले साल आई, इस साल का इनकम अगले साल मिलेगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो बताओ इस 25,000 पर जो मिलेगा वो क्या है? डिविडेंड इनकम है। बोलो क्लियर है? बेटा आपने कुछ शेयर यहां खरीदे, अरे इस साल खरीदे ना, क्या सोचकर खरीदे? इनकम कमानी है। कब से कमानी है भाई? इस साल तो आनी नहीं है इन पर इनकम। इस साल आपने 5,000 शेयर मार्केट से खरीदे, तो इस साल तो इनकम आनी नहीं है ना। इस पर इनकम कब से आएगी? अगले साल से आएगी। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो बताओ उस पर रिटर्न्स नेक्स्ट ईयर से आते हैं, क्योंकि आपको पता है फंडा, क्योंकि करंट ईयर में कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, वो नेक्स्ट ईयर में, करंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में देती है, इसका प्रॉफिट अगले साल बांटेंगे। तो इस पर बताओ इनकम कहां से आने लगेगी? बोलो अगले साल से। लेकिन इस पर तो आपको पैसा मिला ना। अरे इस 25,000 पर कितना मिला? बोलो 20%। और इस 5,000 का इंटू 10, 20%। बोलो 50,000 ये, और क्लियर हो गया? 10,000 ये, यही तो 60,000 मिले हैं। तो ये बताओ क्या ये इनकम है क्या? ये तो इनकम है ही नहीं, क्योंकि इस साल इन्वेस्ट किया तो इनकम अगले साल से आना चाहिए था। ये इनकम है, ये तो मेरा पिछले साल का इन्वेस्टमेंट है। और इनकम भी बताओ इस साल जो मिल रही है वो पिछले साल की ही है। ये जो इधर 20% मिल रही है अक्टूबर में, ये पिछले साल की तो है। तो इस पर तो पूरी की पूरी इनकम है, मेरी मेरी कमाई है, मेरी इनकम में आनी चाहिए, मेरे पीएनएल में आनी चाहिए। बोलो क्लियर? लेकिन ये तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना ये शेयर इनकम मुझे पिछले साल की मिल रही है, और ये शेयर पिछले साल किसी और के पास थे, मेरे पास नहीं थे। ये इनकम उसको मिलनी चाहिए, कायदे से तो उसी को मिलनी चाहिए के पास थे। लेकिन बताओ यहां पर कहीं मिड में बताओ वो क्या कर गया आदमी? मुझे बेच दिया। क्या उसने मुझसे डिविडेंड मांगा होगा क्या? अरे डिविडेंड मांगा होगा क्या? क्या वो मांग सकता था क्या? अरे किस ब्याज पर मांग सकता था? कंपनी कौन सा डिक्लेयर करती है? समझ में आ गया? और डिक्लेयर भी कर देगी तो कौन सा एजीएम? रुक जा भाई, तेरे को इतना डिविडेंड लेने का शौक है तो बेच ही क्यों रहा है? समझ में आ गया ना? और डिक्लेयर करने से मैंने क्या कहा, क्या डिविडेंड पक्का हो जाता है क्या? अरे एजीएम में जाना पड़ता है, एजीएम में अप्रूव्ड होने के बाद लायबिलिटी बनता है। और तुम एजीएम तक बैठे हो तो भाई साहब डिविडेंड ले ही लो ना। समझ में आ गया? तो यानी जब हम खरीदते बेचते हैं शेयर, तो किसकी बात नहीं करते? डिविडेंड की बात ही नहीं होती, क्योंकि डिविडेंड फिक्स है ही नहीं, पता पता ही नहीं होता। तो ये बताओ उस आदमी ने मुझे विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ डिविडेंड बताओ ये शेयर बेच दिए, तो बताओ मुझे क्या मिल गया? आ गया 60,000 का जो डिविडेंड मिला, उसमें बताओ मेरी इनकम कितनी? 50,000। 10,000 तो मुझे जबरदस्ती मिल रहे हैं साहब, किसी और आदमी को मिलने चाहिए थे, क्योंकि शेयर मैं खरीद चुका इस साल। और मैंने जब इस साल शेयर खरीदे तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? अगले साल से रिटर्न आएगा। लेकिन जबरदस्ती आ गया कंपनी के डिक्लेरेशन। तो आपका AS13 क्या बोलता है? AS13 बोलता है भाई साहब अगर करंट ईयर डिविडेंड रिसीव कर लिया इस शेयर पर जो करंट ईयर में खरीदे थे, तो वो आपकी इनकम क्या है? वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट, और वो क्या कर दो? कॉस्ट से कम कर दो। जब मैंने खरीदा था 20 तारीख को, तो बताओ मैंने एंट्री क्या की थी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो मैंने क्या माना था? 80,000 में खरीदे। अरे यही तो माना था। कुछ दिन बीते, और कुछ दिन बीतने के बाद बताओ मुझे क्या मिल गया? 10,000 जबरदस्ती मिल गए, मुझे मिलने नहीं चाहिए थे, लेकिन आ गए जेब में। क्योंकि कंपनी तो उसी आदमी को देती है जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन पर मालिक है, या जिस दिन कंपनी डिविडेंड देती है उस दिन मालिक है। तो कंपनी तो मेरी जेब में डाल दी। एक बोलता भाई साहब आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, फिर भी आपकी जेब में आ रहे हैं, तो हमें एतराज नहीं है, लेकिन इनकम नहीं है आपकी। इनकम तो इस पर अगले साल आएगी। तो बताओ क्या करो? इसे कॉस्ट से कम कर दो। आप ये मान के चलो 80,000 नहीं, इसमें लगाए कितने आपने जेब से? 70,000। क्योंकि 80,000 लगाने के बाद 10,000 तो अरे वापिस जेब में आ गए ना। तो बताओ मेरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। गया क्या दिमाग में? तो ये बताओ ये पड़ा कितने का मुझे? 70,000। अब बेटा ये एक ही डेट होता ना तो मैं नेट कर देता, लेकिन ये डेट
तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। अब समझ में आएगा। तो बेटा यहाँ पर अब देखो वर्किंग नोट कैसे बनेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब आपसे डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आज नोट नहीं करना, हम इस क्वेश्चन को यहीं पेंडिंग छोड़ेंगे। बताओ नेक्स्ट क्लास में आके एक बार दोबारा तेजी से रिवाइज करेंगे और फिर यहाँ कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया। लेकिन ये चीज बेटा दिमाग में लगती सिंपल है लेकिन ये है नहीं है, एक बार सेटल होना अच्छी तरह जरूरी है। तो बताओ हम पहले क्या करेंगे, डिविडेंड। हाँ बोलो। सबसे पहला टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, जो टोटल डिविडेंड मिला। बताओ टोटल डिविडेंड पहले डिसाइड करोगे आप कितने पर मिलेगा, 30,000 पर मिलेगा, 30,000 शेयर पर मिलेगा। 30,000 इंटू 20%, बोलो बोलो, गया दिमाग में, 60,000 मिला। अब जो मिल जाएगा उसमें से मुझे क्या डिसाइड करना है भाई, इनकम कितनी है और बोलो रिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट कितना है या रिकवरी। आ गया, इसे रिकवरी नहीं बोलेंगे, रिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट बोलेंगे। आप ब्रैकेट में चाहो तो आप रिकवरी बोल सकते हो। तो इनकम बताओ कितनी है भाई साहब, सीधी सी गणित बता रहा हूं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस पर जो मिलेगा वो इनकम है, बात खत्म बस। क्योंकि ये डिविडेंड किस साल का है, पिछले साल का है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, 10 इंटू 30%, तो बोलो 50,000। और जो करंट ईयर में खरीदा उस पर मिला इंटू 10 इंटू 20%, बोलो 10,000। बोलो कितने का हिसाब हो गया। ये ऊपर जो टोटल रिकवरी थी मैंने बता दी। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, बाय बैंक, नंबर्स में 0। बताओ डिविडेंड में ये तो मेरी 50,000 की। और बताओ कॉस्ट के कॉलम में 10,000। इससे पता है क्या होगा, ये कैंसिल होकर कितनी रह गई, 70,000। काटा पीटी नहीं करनी हो तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके अगेंस्ट अब बेटा सेम डे होता तो बताओ मैं क्या कर देता, नेट कर देता। सेम डे तो है नहीं, तो फिर मैंने इसकी अपोजिट साइड में लिख दिया। और अपोजिट साइड में लिखकर ये इसको हिट कर रहा है। क्या ही कहानी समझ में सारी। तो डिविडेंड का गेम समझ में आ गया। बोनस और राइट पर नहीं मिलेगा, क्लियर है। बोल रहा है नहीं बोल रहा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ओपनिंग बैलेंस और करंट ईयर परचेज पर मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस पर जो मिलेगा वो इनकम होगा और करंट ईयर परचेज पर जो मिलेगा वो कॉस्ट से एडजस्ट किया जाएगा। क्या बेटा क्वेश्चन में ये मेंशन करना जरूरी था कि वो कॉस्ट से एडजस्ट होगा, बेटा बिल्कुल जरूरी नहीं था। अब कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ये AS13 की रिकमेंडेशन आपको दिए जा रहा है, नहीं कर रहा तो भी हमें पता है। मैंने आपको इसीलिए कहानी सुनाई, वरना तो मैं ये बोल देता कि क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए कर दो। तो मैंने इसीलिए इतना लंबा स्ट्रेच किया क्योंकि ये AS13 की गाइडेंस है। क्वेश्चन मेंशन कर दे तो बढ़िया, वरना हमें नॉलेज में होनी चाहिए। और मुझे लगता है आपको शायद लॉजिकल भी लग रही होगी तो AS13 होता है। भाई साहब आप थे ही नहीं तो रिटर्न ही आपकी उम्मीद अगले साल से फिर भी आ रहा है तो कॉस्ट से कम कर दो। क्या कहानी समझ में आई सबको। तो बेटा ये कहानी थी। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो क्या ये पूरी कहानी समझ में आई, पूरी कहानी समझ में आई बेटा। आज इसे नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार इसे दोबारा रिवाइज करें। तो बताओ हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक दो में इसको डिविडेंड को छोड़कर आप लोग काम करोगे। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग कर लेना, सिंपल सा रहेगा ताकि रिवीजन हो जाए। अच्छा कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं है क्योंकि सब में डिविडेंड है। तो डिविडेंड को एक बार हम लोग और डिस्कस करेंगे, तो होमवर्क नहीं है, आप मेरी तरफ से फ्री हो। हरे कृष्णा बच्चों। आज लंच नहीं है आपका।